इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन चैप्टर में सबसे पहले डेरिवेशन आएगा सेल्फ इंडक्टेंस फॉर लॉन्ग। ओके दोस्तों, यहाँ पे मैं ना यहाँ पे रिंग लाइट का आ रहा है तो मैं उसमें ना लिखूँ, इसलिए मैं इसको बॉक्स बना देता हूँ। फॉर लॉन्ग सेलेनाइड कॉइल। ओके, तो मान लो मैंने दोस्तों यहाँ पे लिया है कॉइल जिसकी टोटल लंबाई है एल। ओके, इसमें टोटल नंबर ऑफ टर्न है एन, जिसका मतलब है एन इंटू एल। एक टर्न है एन इंटू एल। अगर मुझे स्मॉल एन चाहिए, कैपिटल एन अपॉन एल, ये बात ध्यान रखिए। मान लिया जाए इसमें करंट मुझे देना है आई। क्या करंट देना है? आई। जब मैं आई करंट दूंगा तो आई करंट देने की वजह से इसमें सबसे पहले मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगा। तो यहाँ पे हमें ये बात पता होना चाहिए कि सेल्फ इंडक्टेंस जो होता है एल बराबर होता है फाई अपॉन आई। सेल्फ इंडक्टेंस फ्लक्स अपॉन करंट, ये इसका फार्मूला है। इसके बाद मैं इसको लिख देता हूँ इक्वेशन फर्स्ट। अब मेरी पूरी जो मेहनत होगी वो इस फ्लक्स की वैल्यू लाने में होगी। तो मैं सबसे पहले यहाँ पे फ्लक्स की फार्मूले में थोड़ा सा यहाँ बता देता हूँ कि जो फ्लक्स का फार्मूला होता है सोलेनोइड के केस में वो होता है एन इंटू बी इंटू ए, यानी कि मैग्नेटिक फील्ड इंटू इफेक्टिव एरिया। ये होता है हमारा फ्लक्स। ओके, अब यहाँ पे मैंने लिखा है कि लेट ऑन ड्यू टू आई करंट, ड्यू टू आई करंट मैग्नेटिक फील्ड, जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो होगा बी, बी इक्वल टू म्यू जीरो एन इंटू आई, स्मॉल आई। एक टर्न के लिए मैग्नेटिक फील्ड लेंगे। अब आप मुझे बताइए यहाँ पे, बट फ्लक्स, फ्लक्स तो टोटल फील्ड लाइन की भी बात होती है, तो फ्लक्स जो होगा वो होगा कैपिटल एन बी ए। तो हम ये लिखेंगे कि एन, यहाँ पे मैंने लिखा कैपिटल एन, मैं कैपिटल एन की वैल्यू क्या लिखूंगा? एन एन, एन इंटू एल। बी की वैल्यू क्या है? म्यू जीरो एन आई, और यहाँ पे क्या लिखूंगा? ए। ये मेरे लिए आया है फ्लक्स। ओके, अब जब मैं फ्लक्स की वैल्यू लेके आ चुका हूँ तो मैं कहाँ रख दूंगा फ्लक्स की वैल्यू? इक्वेशन फर्स्ट में। यहाँ पे लिख देता हूँ बाय फर्स्ट। यहाँ पे मैंने लिखा एल, फ्लक्स की वैल्यू आ गई मेरे पास म्यू जीरो एन का स्क्वायर, एन 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 का स्क्वायर आई एल ए। ओके, और यहाँ अपॉन में मेरे पास कौन है? आई। आई से आई कैंसिल, तो मैं सेल्फ इंडक्टेंस आएगा मेरा म्यू जीरो एन स्क्वायर एल इंटू ए। अब यहाँ पे मैंने स्मॉल एन की वैल्यू क्या है तो वहां पुट कर देता हूँ, एल बराबर म्यू जीरो, स्मॉल एन की वैल्यू है कैपिटल एन का स्क्वायर, नीचे एल है तो मैं एल को दो बार लिख देता हूँ स्क्वायर ना करते हुए, ताकि मुझे कैंसिल आउट करने में आसानी हो। एक एल से एक एल कैंसिल, तो एल बराबर म्यू जीरो एन स्क्वायर, एल कैंसिल हो चुका है, इंटू ए अपॉन में मेरे पास एक एल बचा है, और इंडक्टेंस होता है हेनरी। इंडक्टेंस की यूनिट होती है हेनरी, आईएमपी है ऑब्जेक्टिव के हिसाब से। तो वापस से देख लीजिए, सबसे पहले हम डायग्राम एक्सप्लेन करेंगे कि टोटल टर्म एन इंटू एल होता है, स्मॉल सिंगल टर्म कैपिटल एन बाई एल होता है। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि हमें निकालना क्या है, सेल्फ इंडक्टेंस फाई बाय आई। उसके बाद हम बोलेंगे कि जब करंट देंगे तो हम मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगा, करंट देने से बी जो होगा म्यू जीरो स्मॉल एन आई, एक टर्न के लिए बात करेंगे। फ्लक्स टोटल टर्न के लिए बात होगी, एन एन बी ए। जब मैंने एन की वैल्यू एन एल रखूंगा म्यू जीरो, बी की वैल्यू म्यू जीरो एन आई रखूंगा, और एरिया। उसके बाद मैंने यहाँ पे फार्मूले में पुट कर दिया म्यू जीरो एन एन स्क्वायर एल आई ए। फिर मैंने वापस से कैपिटल स्मॉल एन को कैपिटल में बदलना है तो एन बाई एल लिखूंगा, यहाँ स्क्वायर है स्क्वायर लगाऊंगा, एल से एल कैंसिल होगा, ये हेनरी आएगा मेरा सेल्फ इंडक्टेंस। इंडक्टेंस की यूनिट होगी हेनरी। यहाँ पे कुछ यूनिट की बात कर लेता हूँ, वेरी आईएमपी है। सबसे पहले जो यूनिट होती है यहाँ पे, ये इसका टॉपिक नहीं है लेकिन ये ऑब्जेक्टिव के लिए, करंट डेंसिटी की यूनिट। करंट डेंसिटी जे बराबर होता है आई बाई ए, इसकी यूनिट होगी एम्पियर। एरिया की यूनिट होती है मीटर, ऊपर जाएगी मीटर इनवर्स टू। उसके बाद में बात करता हूँ मैग्नेटिक मोमेंटम। मैग्नेटिक मोमेंटम की यूनिट होती है एम्पियर मीटर स्क्वायर। देखो थोड़ा सा अंतर है, यहाँ माइनस है यहाँ प्लस। इसके बाद आती है एक यूनिट मैग्नेटाइजेशन। मैग्नेटाइजेशन का फार्मूला होता है, मैग्नेटाइजेशन की डेफिनेशन होती है कि मैग्नेटिक मोमेंटम पर यूनिट वॉल्यूम। तो मैग्नेटिक यूनिट पर यूनिट मैग्नेटिक मोमेंटम पर यूनिट वॉल्यूम, मैग्नेटिक मोमेंटम पर यूनिट वॉल्यूम। वॉल्यूम के लिए लगाऊंगा मैं एम क्यूब से एम कैंसिल, एक पावर बच गई, तो ये ए सॉरी यहाँ पर ए एम इनवर्स वन, तीनों की तीनों वैल्यू सेम टू सेम है।
करंट डेंसिटी की यूनिट है एम इनवर्स टू, मैग्नेटिक मोमेंटम है एम स्क्वायर, मैग्नेटाइजेशन है एम इनवर्स वन। ऑब्जेक्टिव के पर्पज से काफी इंपॉर्टेंट है ये वाला क्वेश्चन भी, वो कुछ ऑब्जेक्टिव भी नोट करिए। ओके, तो नया जो डेरिवेशन है मेरा वो है इंडक्टेंस फॉर सर्कुलर कॉइल। पढ़ के जाइए, आईएमपी में एक कॉइल बना देता हूँ, सर्कुलर कॉइल, ए भी एक सर्कुलर कॉइल है। टोटल जो आर प्लस आर कितना हो गया 2r, टोटल में जो डायमीटर इसमें है 2r है। अब यहाँ पर लंबाई की बजाय हम डायमीटर से काम करेंगे। तो यहाँ पर जब मैं बात करूंगा कि यार जो इसमें अगर मैं करंट आई दूंगा तो अच्छा, यहाँ ये पूरी पिक्चर क्लियर है। यहाँ पे फाइव बराबर एन बी होता है, एल बराबर फाइव फाइव बाई आई होता है। यहाँ पे डायरेक्ट लिख दें वी नो एल इक्वल टू फाइव बाई आई। ये हो गई हमारी इक्वेशन फर्स्ट। सारी अब आगे की जो मेहनत होगी मैं फाइव के लिए करूंगा। तो मैं सबसे पहले लिखूंगा मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड बी बराबर, अब यहाँ जब बी की बात आती है तो हम यहाँ पे लिखते हैं म्यू जीरो एन आई। अब यहाँ पे कैपिटल क्यों लिख लिया, क्योंकि मैं यहाँ पे एक टर्न की बात नहीं कर रहा हूँ, डायरेक्ट में टोटल टर्न की बात कर रहा हूँ। अपॉन में मैंने कितना लिख दिया 2r। ओके, लेकिन जब फ्लक्स की बात होगी तो फ्लक्स जो मेरा होगा वो होता है एन बी ए। अब मुझे आप बी की वैल्यू देख लीजिए, यहाँ पे बी की वैल्यू क्या थी, म्यू जीरो एन आई, और यहाँ पे ए है, और यहाँ पे हम इसको क्या लिखते हैं 2r। अच्छा, ये जो ए था मैं इस ए को लिख देता हूँ पाई आर स्क्वायर, क्योंकि सर्कुलर कॉइल की बात कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ आर स्क्वायर से एक पावर कैंसिल हो गई, तो जो मेरा फ्लक्स है, फ्लक्स मेरे पास आ गया म्यू जीरो एन स्क्वायर आई, और यहाँ पे आ गया पाई, और एक आर बचा है, और नीचे आ गया 2। ओके, ये मेरे लिए कौन है, फ्लक्स है। अब जब मुझे ये फ्लक्स को कहाँ रखना है, इक्वेशन फर्स्ट में मैं यहाँ लिख देता हूँ बाय फर्स्ट, एल बराबर फ्लक्स की वैल्यू क्या आई है मेरी, एम जीरो सॉरी म्यू जीरो पाई एन स्क्वायर आई, अपॉन में क्या है आई, आई से आई क्या कर दूंगा, कैंसिल कर दूंगा। अच्छा, यहाँ पे अपॉन में 2 भी है, 2, तो एल बराबर म्यू जीरो, एक आर भी है यहाँ पर, आर म्यू जीरो पाई आर एन स्क्वायर अपॉन में 2 हेनरी। हेनरी किसकी यूनिट है, इंडक्टेंस की। अच्छा दोस्तों, यहाँ पे दोनों कितने जो भी इंडक्टेंस है उसमें डिपेंडेंस जरूर पूछेगा। तो डिपेंडेंस में हमें क्या करना है, रेडिएट के डायरेक्टली की प्रोपोर्शनल, नंबर ऑफ टर्न के स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। ठीक है ना, तो ये जो किस किस पे डिपेंड करता है ये जरूर लिखें। ओके, ओके, हमें टू लॉन्ग सोलेनोइड कॉइल के लिए म्यूचुअल इंडक्टेंस लेके आना है। तो मान लिया जाए ये मेरी पहली कॉइल है, और इसी कॉइल के अंदर ये मेरी कॉइल है S1 मान लेता हूं मैं इसको, और इसी कॉइल के अंदर एक नई कॉइल मैंने रैपिंग कर दी है, जिस म्यूचुअली पास पास रखी हुई है। इस कॉइल का नाम है H2। जब मैं इसमें करंट दूंगा I1, तो यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगा B1। ओके, इसी कॉइल में। तो फ्लक्स किस में इंड्यूस होगा, तो फ्लक्स इंड्यूस होगा S2 में। ओके, अब यहाँ पे थोड़ा सा समझ लेते हैं, म्यूचुअल इंडक्शन होता है फाइव बाई आई। तो एक टर्न हो एन बाई एल, टोटल टर्न हो एन इंटू एल, फाइव की वैल्यू एन बी ए। ओके, तो यहाँ जब हम काम करते हैं तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ कि I1 करंट इज गिवन टू S1। तो यहाँ हुआ हमारा मैग्नेटिक फील्ड। पहले लिख लो वी नो एम, हम लिख रहे हैं कि इंडक्शन किस में होगा, 2 में, किसकी वजह से, 1 की वजह से। तो फ्लक्स भी किस में इंड्यूस होगा, 2 में, किसकी वजह से, 1 की वजह से। करंट किस में दिया, पहली कॉइल। तो एम टू वन, म्यूचुअल इंडक्शन कौन सी कॉइल में हो रहा है, सेकंड में, किसकी वजह से, 1 की वजह से। फ्लक्स किस में इंड्यूस हो रहा है, सेकंड में, किसकी वजह से, 1 की वजह से। क्यों, क्योंकि 1 में हम करंट दे रहे हैं I1। इसको मैं इक्वेशन 1 बना देता हूँ। मैंने यहाँ पे लिखा कि भैया जो बी आएगा मेरा B1, वो होगा मेरा म्यू जीरो N1 I1। इतना क्लियर है। जब मैं फ्लक्स की बात करूंगा, फ्लक्स, फ्लक्स कौन है यहाँ पर, फ्लक्स किस में जनरेट होगा, 2 में। ओके, 1 में। ओके, जब फ्लक्स 2 में जनरेट होगा 1 के करंट के कारण, तो हम क्या लिखते हैं N2B1 इंटू ए। अब मैं N2 को क्या लिख सकता हूँ, N2 को लिख सकता हूँ N2 इंटू एल। B1 की वैल्यू लिख देते हैं, क्या है B1 की वैल्यू बोलिए, म्यू जीरो N1
I1 इंटू ए। ओके, ये हो गया मेरा 5 to 1। ओके, अब मैं 5 to 1 की वैल्यू कहाँ रखूंगा? इक्वेशन फर्स्ट में। तो मैं यहाँ लिखूंगा बाय फर्स्ट। फर्स्ट इक्वेशन आ गई, म्यूचुअल किस में हो रहा है? सेकंड में, पहले के कारण। फ्लक्स सेकंड का, पहले के कारण। करंट पहले का। ओके, M21 फ्लक्स क्या लेके आए? म्यू 0 N1 N2 L A I1 अपॉन में कौन है? I1। I1 से I1 हो जाएगा कैंसिल। ओके, अब अगेन मैं एन, स्मॉल एन को कैपिटल एन में बदलूंगा। तो मैं यहाँ लिखूंगा M21, यहाँ म्यू 0 N1 के लिए लिखूंगा कैपिटल N बाय L, N2 के लिए लिखूंगा कैपिटल N2 बाय L, उधर L है, इनटू में कौन है? ए। अब जो मेरा यहाँ एक एल से एक एल क्या हो जाएगा? कैंसिल। अब अगर मान लिया जाए, यहाँ पे लिख देता हूँ, थोड़ा सा देखने की कोशिश करिएगा। M21 यह आया मेरा म्यू 0 N1 इंटू N2 N1 इंटू ए अपॉन में आया मेरे पास एल, हेनरी। अब इसमें लिखेंगे सिमिलरली। उसी तरह से अगर म्यूचुअल इंडक्शन किस में हो? 1 में, किसके कारण? 2 के कारण। तो वो भी सेम आएगा, म्यू 0 N1 N2 ए बाय एल इंटू ए, ये हो गया हेनरी। ओके, पर इसके लिए पूरा सॉल्व करने की जरूरत नहीं है कि भैया S2 में I2 करंट दिया तो B2 मैग्नेटिक फील्ड आया, फिर फ्लक्स 1 में आया 2 की वजह से, तो फ्लक्स 2 का 1 2 ये हुआ और M12, इस तरह से सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। सिमिलरली लिख के, हैंडली लिख के ये म्यूचुअल इंडक्टेंस को हम सॉल्व कर सकते हैं। अब बारी आती है कि डिपेंडेंस काय पे डिपेंड करता है। तो हम लिखेंगे कि नंबर ऑफ टर्न, दोनों के नंबर ऑफ टर्न के प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, एरिया के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, लंबाई के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है म्यूचुअल इंडक्टेंस। ये डिपेंडेंस जरूर लिख के आएंगे। Another very IMP question, relationship between self inductance and mutual inductance। यहाँ या फिर प्रूफ कीजिए L1 L2 इक्वल टू एम स्क्वायर, या L1 इंटू L2 इक्वल टू एम। हो सकता है इन तीनों में से कुछ ना कुछ, बता रहा हूँ बहुत आएंगे, इसको मैं बड़ा सिंपल तरीके से करा रहा हूँ कि मान लिया जाए दो अलग अलग कॉइन है, एक कॉइन ये दूसरी, मान लो ये S1 है, ये S2 है। सबसे पहले इसमें I1 करंट दिया, इसमें I2 करंट दिया, इसके बारे में बाद में बात करेंगे, पहले इसको देखो। तो जो फ्लक्स होगा, फ्लक्स फ्लक्स लिंक्ड विथ S1, फ्लक्स मान लो φ1। जो फ्लक्स हमारा होता है वो होता है म्यू 0 N1 अपॉन में ए ले लो इंटू आई ले लो। अच्छा, फ्लक्स इंटू इफेक्टिव एरिया। अच्छा, इसको एक स्टेप बढ़ाने के लिए लिखते थे मैग्नेटिक फील्ड इंटू इफेक्टिव एरिया। ओके, ऐसा भी कर सकते हैं, जो मैंने पुराने तरीके से किया उसमें 2 स्टेप बढ़ जाएंगे, इसलिए ये थोड़ा सा स्टेप कम करने के लिए ये तरीका है। म्यू 0, अब डायरेक्ट हम कैपिटल एन रखते हैं तो हमें लेना पड़ेगा लंबाई, लंबाई कितनी है इनकी? एल, दोनों की लंबाई कॉमन है। अब इफेक्टिव एरिया, अच्छा यहाँ आएगा आई, इफेक्टिव एरिया हमारे लिए, जब इफेक्टिव एरिया की बात होगी तो N1 इंटू ए, यानी नंबर ऑफ टर्न इंटू एरिया लेना पड़ेगा। अब इसको वापस से हम लिख दें कि अगर जो φ1 है वो म्यू 0 N1 का स्क्वायर, N1 का स्क्वायर आई इंटू ए अपॉन में एल, ये मेरे पास आ गया 5। तो सिर्फ इसी का सेल्फ इंडक्टेंस एल बराबर φ1 अपॉन I1। φ1 की वैल्यू क्या है? म्यू 0 N1 का स्क्वायर आई इंटू ए अपॉन में कौन है मेरे पास? एल। ओके, तो मेरे पास जो L1 आया है, यहाँ पे मैं इसको लिख दूं L1, क्या लिखूं? सेल्फ इंडक्टेंस L1, क्योंकि सेल्फ इंडक्टेंस आप S1 है, L1 मेरे पास ये आ गया है म्यू 0 N1। अब मैं दूसरी कॉइल के लिए इंडक्टेंस निकालूंगा नहीं, ये नहीं लिखूंगा कि मैग्नेटिक फील्ड φ2 इफेक्टिव एरिया यहाँ N2, यहाँ N2 है ना, यहाँ I2, ये यहाँ पे नहीं लिखूंगा मैं। यहाँ पे आप एक और, यहाँ I1 है, कौन है ये? I1, क्योंकि अपन ने 1 में करंट लिया, तो ये लिखने की बजाय मैं डायरेक्ट इसको सॉल्व कर दूंगा कि सिमिलरली लिख दूंगा। क्या लिखूंगा? सिमिलरली। सिमिलरली L2 क्या होगा मेरा? म्यू 0 N2 का स्क्वायर I2 इंटू
सॉरी, ये I1 यहाँ पे जब I1 रखूंगा मैं, तो ये I1 से I1 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। जब मैं डायरेक्ट L2 की बात करूंगा तो यहाँ करंट नहीं आएगा क्योंकि वो कैंसिल हो जा रहा है यहाँ पे। ओके, N2 का स्क्वायर अपॉन में L। तो मेरे पास इक्वेशन फर्स्ट आ गई, मेरे पास इक्वेशन सेकेंड आ गई। अब मेरे को एक बात यहाँ पे पता करनी है कि यार एम होता क्या है। तो ये हम पहले लिख देंगे कि एम जो होता है म्यू जीरो N1 N2 इंटू ए अपॉन में एल, ये होता है मेरे पास एम होता है ये। ओके, अब मैं जब यहाँ पे बोलूँ कि बाय फर्स्ट एंड सेकंड, फर्स्ट और सेकंड में दोनों का मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, L1 इंटू L2। ओके, अब आप L1 की वैल्यू बताएंगे, म्यू जीरो N1 का स्क्वायर इंटू ए अपॉन में एल, अपॉन में एल। ओके, L2 की वैल्यू बताएंगे, म्यू जीरो N2 का स्क्वायर ए अपॉन में एल। अब यहाँ पे मैंने L1 L2 चलते रहेगा और मैंने देखा कि यार म्यू जीरो भी दो बार है, मैंने देखा N1 का स्क्वायर है, N2 का स्क्वायर है, ए दो बार है, मतलब ए का भी क्या हो जाएगा स्क्वायर, अपॉन में एल का भी क्या हो जाएगा स्क्वायर। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ होल स्क्वायर, क्या लिख देता हूँ, होल स्क्वायर। और जब मैं देखता हूँ कि यार म्यू जीरो N1 N2 ए बाय एल, म्यू जीरो N1 N2 एल N2 इंटू ए बाय एल क्या है L1 L2, इसकी सबकी जगह मैं लिख सकता हूँ एम, कैपिटल एम, और एम का स्क्वायर है तो मैं यहाँ लिख देता हूँ स्क्वायर। जब मैं स्क्वायर हटाऊंगा, यहाँ पे देखने की कोशिश करिए, जब मैं स्क्वायर हटाऊंगा तो L1 इंटू L2 के क्या लग जाएगा रूट, और इधर आ जाएगा एम। यही इसमें क्या है रिलेशन। अब इसको लेकर एक और बात समझिए, मान लो पेपर सेट करने वालों के दिमाग में थोड़ा सा खुराफत घूमती है, तो वो दे देगा कि बच्चों दो कॉइल के सेल्फ इंडक्टेंस इतने इतने हेनरी है, तो म्यूचुअल इंडक्टेंस पता करो। मान लो ये दे दिया उनने कि दो अलग अलग L1 5 दे दिया 5 हेनरी, और L2 दे दिया उसने, L2 भी दे दिया 7 हेनरी दे दिया। अब म्यूचुअल पता करो, तो बड़ा सिंपल हो जाएगा, यहाँ फार्मूले में वैल्यू रखना, रूट के अंदर ले जाना, रूट सॉल्व हो तो ठीक है, नहीं तो रूट के अंदर ही छोड़ देना। ठीक है, वैसे देगा ऐसी वैल्यू कि रूट सॉल्व हो जाए। इस फॉर्मूले में दोनों का सेल्फ दे दिया और म्यूचुअल निकालो, एक का सेल्फ दे दिया म्यूचुअल दे दिया, दूसरे का सेल्फ निकालो, इस फॉर्मूले में रख के सॉल्व करने की कोशिश करना। ठीक है, ओके, यहाँ पे वेरी आई कॉम्बिनेशन ऑफ इंडक्टिव कॉइल, इंडक्टिव कॉइल, इंडक्टिव कॉइल। तो सबसे पहले मैं लिखता हूँ सीरीज कॉम्बिनेशन, सीरीज कॉम्बिनेशन। ठीक है, हालांकि सीरीज कॉम्बिनेशन इतना इंपॉर्टेंट भी नहीं है, पर पूछ ले कि दोनों बताइए और टोटल इंडक्टेंस क्या होगा। मान लो मैंने यहाँ पर एक कॉइल ली है और यहाँ पर दूसरी, ये मेरे L1 है, ये L2 है। जब मैं बात करूंगा इससे लिंक्ड, सबसे पहले हमें एक बात और पता होना चाहिए कि भैया L बराबर क्या होता है फाइव बाई आई, तो फाइव बराबर क्या हो जाएगा L इंटू आई। ओके, इसके लिए फाइव वन है, इसके लिए फाइव टू है, तो मैं बोलूंगा टोटल फ्लक्स, क्या बोलूंगा टोटल फ्लक्स बोलूंगा फाइव बराबर फाइव वन प्लस फाइव टू। अभी मुझे पता है कि मेरे पास जो फाइव है, अच्छा यहाँ पे सीरीज में ना करंट एक ही होता है, तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा एल आई, और यहाँ लिखूंगा L1 आई, और यहाँ लिख दूंगा L2 आई। यहाँ मैंने एल आई लिख दिया, यहाँ आई मैंने कॉमन रख दिया, यहाँ L1 प्लस L2 लिख दिया, आई से आई कैंसिल हो गया, तो मेरा इंडक्टेंस आ गया L1 प्लस L2। अब मान लो दो, वो बोल देगा कि भैया 10 पाँच पाँच हेनरी की इंडक्टिव कॉइल सीरीज में जुड़ी हुई है, टोटल बताओ। तो ये फार्मूला लगाना खट से आंसर आ जाएगा, है ना। पूछेगा म्यू हेनरी दे देगा, तो म्यू हेनरी में ही आंसर निकाल देना, मतलब सीरीज में देगा तो बड़ा आसान हो जाएगा। ओके, नोट करिए इसको। ओके, अब मैं अगेन कर रहा हूँ पैरेलल कॉम्बिनेशन, तो एल बराबर फाइव बाई आई होता है, तो आई बराबर फाइव बाई एल हो जाएगा, नो डाउट। अब मैंने एक कॉइल ले लिया यहाँ पे इंडक्टिव कॉइल, और एक दूसरी कॉइल ले ली मैंने, और इनको पैरेलली मैंने जोड़ दिया। मान लो जब मैं यहाँ पे आई करंट दूंगा, तो इसमें मेरा करंट जाएगा I1 और इसमें मेरा करंट जाएगा I2। इसका इंडक्टेंस है L1, इसका इंडक्टेंस है L2। ओके, जब मैं बात करूंगा टोटल करंट, टोटल करंट की बात होगी, तो I बराबर I1 प्लस I2 लिखूंगा। मैं बोलूंगा यहाँ से तो कोई मसला हल होना नहीं है। तो यहाँ पे एक छोटी सी बात पता होना चाहिए कि यार EMF जो होता है वो होता है डी फाइव बाई डी टी। वैसे तो डी फाइव बाई डी टी होता है, लेकिन डी फाइव बाई डी टी को हम
करंट भी लिख सकते हैं क्योंकि इंड्यूस फाइनली क्या होगा, करंट। अच्छा, ये कब कर लिख सकते हैं, जब हम यहाँ पे कॉमन क्या लिखें, इंडक्टेंस। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया माइनस, इसकी डायरेक्शन अलग अपोजिट होती है, इसलिए माइनस लिखना जरूरी है। तो मुझे क्या किया जाए कि मैं डी आई बाई डी टी के फॉर्म में इसको बना लूँ। तो मैं मल्टीप्लाई बाय डी बाई डी टी कर देता हूँ, मल्टीप्लाई बाय डी बाई डी टी। तो मैंने यहाँ मल्टीप्लाई किया तो ये मेरे आ गया डी बाई डी टी, यहाँ मेरे पास आ गया डी आई वन बाई डी टी, और ये मेरे पास आ गया डी आई टू बाई डी टी। तो इसकी तो कोई वैल्यू नहीं है, तो मैंने बोला ये जो माइनस दिख रहा है ना आपने यहाँ पर, माइनस ई बाई एल कर दो, ये एल दिख रहा है इधर ले आओ, तो ये मेरे को डी बाई डी टी की वैल्यू मिल जाएगी। अब जहां डी बाई डी टी है मैं क्या लिख दूंगा, माइनस ई बाई एल, तो लिख देता हूँ। यहाँ मैं क्या लिख दूंगा, माइनस ई बाई एल, यहाँ क्या लिख दूंगा, माइनस ई बाई एल वन, और यहाँ क्या लिख दूंगा, माइनस ई बाई एल टू। अब यहाँ भी माइनस ई है, यहाँ भी माइनस ई है, यहाँ भी माइनस ई है, तो मैं यहाँ पे माइनस ई बाई एल लूंगा, यहाँ से माइनस ई को क्या लूंगा, कॉमन, वन अपॉन एल वन, यहाँ लूंगा वन अपॉन एल टू, और अब माइनस ई से माइनस ई को मैं मार दूंगा, तो मेरे पास जो बचेगा वो बचेगा वन अपॉन एल बराबर वन अपॉन एल वन प्लस वन अपॉन एल टू। चाहे यहाँ तक सॉल्व करें, नहीं तो एल वन इंटू एल टू क्रॉस मल्टीप्लाई एल टू प्लस एल वन, ओके, और ये वन अपॉन एल, इसको रेसिप्रोकल कर दें एल, इसको कर दें एल वन एल टू, इसको सही लिख सकते हैं एल वन प्लस एल टू, ये भी प्रूफ करने को आ सकता है। अब मान लो उसका दिमाग फिर जाता है, वो दे देगा न्यूमेरिकल कि दो ऐसे ऐसे हेनरी के, इतने इतने हेनरी के, उनको जोड़ दिया है पैरेलल, तो टोटल क्या होगा, इस फार्मूले में डायरेक्ट रख देना या फिर इस फार्मूले में रख देना, आंसर आ ही जाएगा। ओके ओके, एलसीआर के लिए बड़ा ही आईएमपी क्वेश्चन है, यहाँ से दो ही आईएमपी क्वेश्चन है, एलसीआर और ट्रांसफार्मर। तो मैं एलसीआर का डेरिवेशन करा दे रहा हूँ, इसमें बहुत अलग अलग टाइप के डेरिवेशन है। सबसे पहले समझिए ये इंडक्टिव कॉइल है, ये कैपेसिटर है और ये रजिस्टर है। तो इसके लिए जो पोटेंशियल होगा उसको वी एल बोला जाएगा, और इसके लिए जो ओम्स लॉ से ये होगा करंट इंटू एक्स एल, और इसके लिए जो वोल्टेज होता है वी सी होता है, और ये होता है आई इंटू एक्स सी, और ये जो होता है ये एक्स इंटू सी लिखा है ना, यहाँ तो लिखने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट एक्स लिख दो, और ये तो वी होता है, इसको आप जानते हैं आई इंटू आर होता है, ठीक है। अब मान लो कि यार इसके लिए जो एक डायग्राम बनाना पड़ता है, उस डायग्राम को हम फेज डायग्राम बोल सकते हैं। यहाँ मैंने दो डायरेक्शन ली है, या नीचे की तरफ जो डायरेक्शन होती है वो वीसी की होती है, ऊपर की तरफ जो डायरेक्शन होती है वो वी एल, वोल्टेज पोटेंशियल और इंडक्टिव कॉइल, और ये इस तरफ जो कॉइल होती है ये होती है करंट की डायरेक्शन। थोड़ा सा इसको पास में बना लेता हूँ, यहाँ पे लो वी सी वी एल, यहाँ पे करंट की डायरेक्शन है, करंट की डायरेक्शन मतलब रेजिस्टेंस की डायरेक्शन। तो अब हम यहाँ पे बोलेंगे कि यार ये जो वैल्यू है हमारी यहाँ पे, ये वी एल माइनस वी सी आई यहाँ तक, और एक इनकी जो रिजल्टेंट वोल्टेज होगा वो होगा हमारा इस तरफ, इसको बोलेंगे हम रिजल्टेंट वोल्टेज, रिजल्टेंट वोल्टेज, और इसके बीच एक एंगल बनेगा जिसको हम बोलेंगे फाइव। ओके, ये होगा हमारा फेज डिफरेंस। अब मान लिया जाए, इसको थोड़ा मैं इधर तक ले जाता हूँ, यहाँ तक, ठीक है, ये है ना। अब मैंने यहाँ पे बोला कि अगर ये मेरा वी एल माइनस वी सी है, तो ये वैल्यू भी मेरी वी एल माइनस वी सी हो जाएगी। ओके, अब सॉल्व करते हैं अपन। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे लिखता हूँ रिजल्टेंट वोल्टेज, रिजल्टेंट वोल्टेज। अब यहाँ आप देखेंगे तो डायग्राम बन रहा है, यहाँ पर ये परपेंडिकुलर है, यहाँ पर ये बेस है, और रिजल्टेंट वोल्टेज किधर जा रहा है, हाइपोटेनस की तरफ। तो अगर हाइपोटेनस से लेते हैं हम, तो रिजल्टेंट वोल्टेज वी स्क्वायर बराबर, परपेंडिकुलर को पहले मैं लिख लेता हूँ यहाँ पे वी आर, बेस का स्क्वायर लिख लेते हैं पहले, फिर यहाँ पे परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर मेरे पास है वी एल माइनस वी सी का होल स्क्वायर। ओके, मैंने अभी इसकी वैल्यू बता दी कि इसकी वैल्यू है आई आर है, और इधर इसकी वैल्यू जो है ब्रैकेट में आई एक्स एल इन माइनस आई एक्स सी का होल स्क्वायर। ओके, जब हम बात करते हैं कि यार मैं यहाँ इसमें से भी आई है, यहाँ से भी आई स्क्वायर को मैं बाहर निकाल लेता हूँ, तो ये जब बाहर निकालता हूँ तो आई स्क्वायर बाहर आ जाता है मेरे पास, और यहाँ ब्रैकेट में मेरे पास बचता है आर। अच्छा, जो ब्रैकेट लगेगा वो थोड़ा आर स्क्वायर। अब यहाँ मेरे पास बचा है एक्सएल, क्या बचा है, एक्सएल, और मेरे पास बचा है एक्स सी, इसका होल स्क्वायर। ओके,
अब मुझे इसका स्क्वायर हटाना है, तो जब मैं इसका स्क्वायर हटा देता हूँ तो ये जो वैल्यू है मेरे पास, ये सारी वैल्यू अंदर जाएगी, लेकिन आई स्क्वायर अंदर जाएगा तो आई से बाहर आ जाएगा, स्क्वायर से रूट कैंसिल होके ये आर स्क्वायर। अच्छा, एक चीज मैंने यहाँ पे बताया नहीं आपको कि जो एक्सएल होता है उसकी वैल्यू तो होती है ओमेगा एल, और एक्सी होती है उसकी वैल्यू होती है 1/ओमेगा सी, इसका होल स्क्वायर। तो ये जो मेरा डेरिवेशन आ गया, ये रिजल्टेंट वोल्टेज का डेरिवेशन है। यहाँ पे थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है, ये होल स्क्वायर है, यहाँ से आई स्क्वायर अपन बाहर निकाल सकते हैं, मतलब इसमें से मिला के आई स्क्वायर को बाहर कर दिया, बाकी चीजों को हमने ब्रैकेट के अंदर छोड़ दिया। अब जब इसका रूट लगता है सबका, तो आई स्क्वायर का भी रूट देता है, तो आई स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाता है, तो वो बाहर आ जाता है, बाकी लोग बाहर नहीं आ पाते। तो ये मेरा था रिजल्टेंट वोल्टेज। डायग्राम समझना जरूरी है, ये ऊपर की तरफ लेना है इसको, इधर इसको लेना है नीचे की तरफ, ये डायरेक्शन इस तरफ होती है इसकी। ओके, अब रिजल्टेंट वोल्टेज के बाद जब रिजल्टेंट वोल्टेज आ जाता है, तो यहीं पे एक और हमको निकालना होता है इम्पीडेंस। इसको मैं थोड़ा ऊपर कर देता हूँ। इम्पीडेंस, इम्पीडेंस क्या होता है, जब ऐसी सर्किट में तीनों में से कोई दो हो, तीनों में से कोई दो हो या तीनों हो, तो उसके टोटल रेजिस्टेंस को इम्पीडेंस कहते हैं। इसको हम डिनोट करते हैं जेड से। जेड होता है हमारा एक रेजिस्टेंस। अगर हम यहाँ देखें तो V बराबर क्या होता है बच्चों, V बराबर होता है हमारा आई आर, है ना। तो हम यहाँ पे इम्पीडेंस निकाल रहे हैं, तो V अपॉन आई, क्या निकालेंगे हम, V अपॉन आई। तो यहाँ रेजिस्टेंस तो है नहीं हमारे पास, क्या है, जेड, तो यहाँ मैं लिखूंगा V0 अपॉन आई, सॉरी V अपॉन आई, V अपॉन आई लिख देंगे। अब यहाँ पे मैं इसको वैल्यू सॉल्व कर देता हूँ। V की वैल्यू क्या है, रख देते हैं V की वैल्यू। V की वैल्यू लाए हम आई रूट के अंदर आर का स्क्वायर प्लस ओमेगा एल माइनस 1/ओमेगा सी का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे अपॉन में क्या था, आई, आई से आई क्या हो जाएगा, कैंसिल, ये ओमेगा सी है यार, तो आई से आई कैंसिल हो गया, तो मेरे पास जेड की वैल्यू आ गई रूट के अंदर आर स्क्वायर प्लस ओमेगा एल माइनस 1/ओमेगा सी का होल स्क्वायर रूट के अंदर। ओके, रूट के अंदर की वैल्यू में से स्क्वायर कैंसिल नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ प्लस है यहाँ माइनस है, कैंसिल नहीं होगा। ओके, आगे और है, मैं रफ करके करूंगा। ओके, जब एलसीआर पूछेगा तो फेज डिफरेंस तो पूछेगा ही पूछेगा, फेज डिफरेंस जरूर पूछेगा। फेज डिफरेंस क्या होता है, तो फेज डिफरेंस को हम बोलते हैं कि यार फेज डिफरेंस जो होता है ना, टेन फाइव होता है, टेन फाइव होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अगर आप परपेंडिकुलर देखिए यहाँ पे ये है वी एल माइनस वी सी अपॉन वी आर, ओके, वी आर यहाँ पे। अब यहाँ पे आपको v की वैल्यू रखना होगी आई एक्स एल माइनस आई एक्स सी अपॉन में आई आर। यहाँ पे आई कॉमन ले लिया और आई से आई कैंसिल कर दिया, हो गया कैंसिल, यहाँ से आई कॉमन, यहाँ से आई कैंसिल। एक्सएल की वैल्यू आपको पता है ओमेगा एल बताई मैंने, एक्सी की वैल्यू 1/ओमेगा सी बताई, नीचे मेरे पास बचा है आर, और यहाँ है मेरे पास टेन फाइव। अच्छा, मुझे सिर्फ फाइव की वैल्यू चाहिए, तो जब मैं फाइव की बात करूंगा तो ये टेन उधर जाके इन्वर्स हो जाएगा, टेन इनवर्स वन ब्रैकेट के अंदर ओमेगा एल माइनस 1/ओमेगा सी सबके अपॉन में आर। ये जो मेरा आ गया है, ये मेरा फेज डिफरेंस है ना। एलसीआर पूछे और फेज डिफरेंस ना पूछे ऐसा नहीं होगा, जरूर पूछेगा। फेज डिफरेंस की बात, एक वैल्यू होती है एक्सप्रेशन ऑफ करंट या पीक वैल्यू ऑफ करंट, एक्सप्रेशन ऑफ करंट, है ना। तो एक्सप्रेशन या पीक वैल्यू ऑफ करंट वो होता है आई जीरो बराबर वी जीरो अपॉन जेड। पीक वैल्यू ऑफ करंट, पीक वैल्यू वोल्टेज, और जेड मतलब इम्पीडेंस। तो आई जीरो, अभी जो वी जीरो है उसको तो वी जीरो रखेंगे, लेकिन जेड अपन क्या लेके आए थे, तो जेड अपन लेके आए थे आर का स्क्वायर प्लस ओमेगा एन माइनस 1/ओमेगा सी का होल स्क्वायर। तो ये हो गई मेरे लिए पीक वैल्यू ऑफ करंट। ओके, ये इतना तो सब करके आना। उसके बाद इसमें अभी नया ट्रेंड पूछा उसने कि ये कब इंडक्टिव डोमिनेंट होगा, कब कैपेसिटिव डोमिनेंट होगा, और एक्चुअल में ये होता क्या है। तो बाद में बताऊंगा कि ये जो एलसीआर सर्किट है वो रजिस्टिव डोमिनेंट होता है। तो एलसीआर सर्किट रजिस्टिव सर्किट कहलाता है। कैसे कहलाता है, तो ऑब्जेक्टिव में अगर आता है कि एलसीआर सर्किट क्या है, तो एलसीआर सर्किट एक रजिस्टिव सर्किट है। ओके, अब वो जो तीन कंडीशन है कि इंडक्टिव डोमिनेंट, कैपेसिटिव डोमिनेंट, और वो क्या है, वो